नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आईएएस पीसीएस जोन में आप सबों का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज जो है हम लोग यहाँ पे टॉप 100 इतिहास के प्रश्न को यहाँ पे कंप्लीट करेंगे, जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। आप कोई भी एग्जामिनेशन देने जा रहे हो, इस वीडियो को जरूर देख करके जाइए, आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, और इसके बाद मैं 200 का एक और सीरीज लाऊंगा, उसे भी आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, इस दोनों सीरीज को आप देख लीजिएगा और आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। ओके, तो चलिए हम लोग बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आएँ तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों से भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इसका फ़ायदा हो सके। और इसका PDF प्राप्त करना है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आज का पहला प्रश्न है, बौद्ध संगीतियों के आयोजन स्थलों का सही कालानुक्रम क्या है। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है। आज का पहला प्रश्न है, बौद्ध संगीतियों के आयोजन स्थलों का सही कालानुक्रम क्या है। ठीक है, आज का पहला प्रश्न है, बौद्ध संगीतियों के आयोजन स्थलों का सही कालानुक्रम क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे कालानुक्रम को सजाना है। तो देखिए सबसे पहला जो बौद्ध संगीति हुआ था दोस्तों, यहाँ पे आप व्याख्या सहित देखते चलेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला जो बौद्ध संगीति हुआ है, यहाँ पे ध्यान देंगे थोड़ा सा, वो हुआ है 483 ईसा पूर्व में। ठीक है, कहाँ हुआ था? राजगीर में हुआ था, या जिसको पहले राजगृह कहा जाता था। और उस समय अध्यक्षता महाकश्यप ने किया था और उस समय शासक कौन थे? अजातशत्रु थे। ठीक है, ये भी मैं ट्रिक याद करा दूंगा कि इसको आप याद कैसे रख सकते हैं। द्वितीय जो बौद्ध संगीति हुआ था वह 100 साल पीछे, 100 साल बाद हुआ था, यानी कि 383। पहला 483, दूसरा 383 ईसा पूर्व। इस बार पहला राजगृह में हुआ था, दूसरा वैशाली में हुआ था। ठीक है, दोनों बिहार के ही प्लेसेस हैं। और इसका अध्यक्ष कौन के थे? अध्यक्षता वो के थे सावा कमीर। ठीक है, सावा कमीर किए थे और उस समय शासक कालाशोक थे। क्लियर। तृतीय जो बौद्ध संगीति था दोस्तों, ये 251 ईसा पूर्व। ठीक है, 251 ईसा पूर्व में होता है। और कहाँ होता है? इस बार पटना में होता है। ठीक है, कहाँ होता है? पटना, यानी कि पाटलिपुत्रा में। और उस समय अध्यक्षता कौन किए थे? मोगलीपुत्र तिस किए थे। कौन किए थे? मोगलीपुत्र तिस किए थे। और शासक कौन थे? अशोक थे। क्लियर। और जो चतुर्थ और अंतिम बौद्ध संगीति होता है वह ईस्वी की प्रथम शताब्दी में होता है। ठीक है, और ये कहाँ होता है इस बार वो तीनों प्लेस जो है बिहार का था, राजगीर, वैशाली और पटना, पाटलिपुत्रा। और इस बार जो है कश्मीर, कुंडलवन कश्मीर में होता है। ठीक है, और इसके अध्यक्षता वसुमित्र एवं अश्वघोष करते हैं। अश्वघोष जो है उपाध्यक्ष होते हैं। ठीक है, और शासक जो है कनिष्क होते हैं। क्लियर, तो इसे आप याद रख सकते हैं। और इस क्रम को आप कैसे याद रख सकते हैं? किसके शासन में हुआ था? तो देखिए ऐसे याद रखिएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। और ऐसे ट्रिक बैठा लीजिएगा, आ, फिर बैठा लीजिएगा का, फिर बैठा लीजिएगा अ, और फिर बैठा लीजिएगा क। ठीक है, जैसे आ से हो गया अजातशत्रु, का से हो गया कालाशोक, ठीक है, अ से हो गया अशोक, क से हो गया कनिष्क। तो ये तो हो गए शासक। और अध्यक्ष कैसे याद रखेंगे? तो महा, ठीक है, महासभा और 30, महासभा 30 और वसु। ठीक है, महासभा महाकश्यप, सभा कमीर, मोगलीपुत्र और वसुमित्र एवं अश्वघोष। ठीक है, तो इसको आप याद रख लेंगे। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन डी, राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दूसरा जो हमारा प्रश्न है दोस्तों, यह है, निम्नलिखित में से अशोक के द्विभाषी अभिलेख कौन थे। ठीक है, अशोक के द्विभाषी अभिलेख के बारे में पूछा जा रहा है कि अशोक के द्विभाषी अभिलेख जो है इसमें कौन सा था। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। सबसे पहले देखिए, एक सार एक कुन्हा यानी कंधार जो अभिलेख था दोस्तों, कंधार अभिलेख था, यह अरमाइक एवं ग्रीक दो भाषा में लिखा गया था। ठीक है, तो इसका तो उत्तर तो पहले यही हो जाएगा, सारे कुन्हा। लेकिन और हम बात करें गुर्जरा का, तो गुर्जरा एवं मास्की जो था यह ब्राह्मणी यानी कि ब्रासी में था। ठीक है, सहबाज गढ़ी एवं मनसेहरा जो अभिलेख था यह खरोष्ठी लिपि में था। और तक्षशिला एवं लघमान जो था यह अरमाइक लिपि में था। ठीक है, तो इसे आप याद रख सकते हैं, ये भी यह एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। ओके, चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट यानी कि तीसरा प्रश्न हमारा है दोस्तों, दिल्ली सल्तनत में, ठीक है, दिल्ली सल्तनत में लाख बख्श किस शासक को कहा गया है? लाख बख्श। ठीक है, लाख बख्श। तो यहाँ पे व्याख्या देख लेंगे, दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का शासक कुतुबुद्दीन ऐबक जो था ना, उसको लाखों में दान दिया करता था वह। ठीक है, क्या करता था? लाखों में दान दिया करता था, इसलिए उसे लाख बख्श कहा करते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, और आगे देखेंगे, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता भारत आता है। ठीक है, ये भी पूछा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत की थी
और सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की थी। ठीक है, तो ये सब फैक्ट भी अब याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न हमारा है दोस्तों, यदि मैं अपने एक गुलाम को भी, ठीक है, यदि मैं अपने एक गुलाम को भी पालकी में बैठा दूं तो मेरे आदेश पर मेरे सभी सरदार उसे कंधों पर बैठा ले जाएंगे, यह कथन किस शासक का है? ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो यदि मैं यहाँ पे बात करूँ दोस्तों, यह किसका है? तो यह जो है यह सिकंदर लोदी का है। किसका कथन है दोस्तों? सिकंदर लोदी का है। ठीक है, यह कथन किसका है? दिल्ली सल्तनत के शासक सिकंदर लोदी का है। बलबन ने जो है, बलबन जो था वो रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी, याद रखेंगे। और खिज्र खान ने सैयद वंश की स्थापना की थी। ठीक है, तो ये भी फैक्ट को आप याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ठीक है, यानी कि 5 नंबर हमारा प्रश्न है दोस्तों, ध्यान देंगे यहाँ पे। गांधी जी के आंदोलनों को नीचे दिए गए वर्षों के साथ सुमेलित कीजिए। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। देखिए चंपारण सत्याग्रह जो है दोस्तों गांधी जी का प्रथम आंदोलन था, जो कि 1917 खेड़ा में होता है, 1917 चंपारण बिहार में होता है। उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह है 1918 में होता है। ठीक है, फिर सविनय अवज्ञा की बात करें तो 1930 में होता है, और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में होता है। क्लियर? तो इस प्रकार जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है। तो भारत में जो है मुस्लिम राज का संस्थापक किसे माना जाता है? ठीक है, तो देखिए भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक मोहम्मद गौरी को माना जाता है। किसको? मोहम्मद गौरी को। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसने 1175 से 1206 ईस्वी तक भारत पर कई आक्रमण किए थे तथा दिल्ली में मुस्लिम शासन की आधारशिला रखी थी। ठीक है, जहीरुद्दीन बाबर की यदि हम बात करें, जो कि 1526 से 1530 ईस्वी को भारत में मुगल वंश का संस्थापक माना जाता है। ठीक है, बाबर को भारत में मुगल वंश का संस्थापक माना जाता है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, यानी नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सैंधव सभ्यता की जनसंख्या मिश्रित प्रजाति की थी, निम्न में से कौन सी इसमें शामिल नहीं थी? ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो है बात हम करें तो अल्पाइन, भूमध्य सागरीय और मंगोलायड, ये तीनों जो है ये सैंधव सभ्यता की जनसंख्या में थी, लेकिन निग्रिडो नहीं थी। ठीक है, इसे आप देखेंगे, निग्रिडो जो है पूरा पाषाण काल के मनुष्य की प्रमुख जाति थी, जबकि सैंधव सभ्यता की निम्नलिखित प्रजातियां भी थी, जैसे अल्पाइन, भूमध्य सागरीय, मंगोलायड, प्रोटो ऑस्ट्रेलायड। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, निम्नलिखित सैंधव स्थल में घोड़े की अस्थियां के अवशेष कहाँ मिले हैं? ठीक है, घोड़े के। तो देखिए सबसे पहले तो यदि मैं बात करूं यहाँ पे दोस्तों, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ना, ये हो जाएगा ऑप्शन ए, सुरकोटदा से। कहाँ से मिला है? सुरकोटदा से मिला है। ठीक है, यहाँ देखिए सैंधव सभ्यता में घोड़े की अस्थियां जो है सुरकोटदा में मिली है। सुरकोटदा की खोज जगपति जोशी ने 1964 ईस्वी में की थी। कोटदीजी से बानाग्र, ठीक है, बान के आगे वाला नुकीला हिस्सा, चहुंदरों से झूकर झांकर संस्कृति, लोथल एक बंदरगाह शहर था। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ओके, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। यानी कि हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, 9 नंबर प्रश्न है, बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीकों को सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। ओके, तो सबसे पहले यदि मैं बात करूँ दोस्तों यहाँ पे, तो जन्म का क्या था? बुद्ध के जन्म का जो है पद चिन्ह क्या था? तो ये था कमल। क्या था दोस्तों? कमल था। गृह त्याग था, गृह त्याग घोड़ा था। ज्ञान की प्राप्ति बोधि वृक्ष के नीचे यानी पीपल था। मृत्यु स्तूप था। ठीक है, तो 1 2 3 4 इसका सही मिलान होगा, तो देख लेंगे 1 2 3 4। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी दिख रहा है। ओके, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओके, तो चलिए देख लेते हैं इसको। कहा गया है कि जैन धर्म में तप एवं अहिंसा पर विशेष बल दिया गया है, यह कथन बिल्कुल सही है। दूसरा है कि जैन धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ कल्पसूत्र संस्कृत में लिखा गया था। ठीक है, ये भी सही है। दोनों के दोनों कथन सही है दोस्तों, तो सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके व्याख्या को थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। देखिए, जैन धर्म में तप यानी शरीर को कष्ट देकर संलेखनापत्ति से प्राण त्यागना एवं अहिंसा अर्थात हत्या न करना पर बल दिया गया है। इसमें कृषि एवं युद्ध में भाग लेने पर प्रतिबंध लगाया गया है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, ये प्रश्न पूछा जाता है हमेशा। ठीक है, क्या है क्या नहीं है, तो इसमें जो है कृषि एवं युद्ध में भाग लेने पर प्रतिबंध लगाया गया है। ठीक है, कृषि और युद्ध में। जैन धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ क्या है? कल्पसूत्र जो है यह संस्कृत में लिखा गया है। ओके,
तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मेरा यकीन है दोस्तों, यदि आप ये 200 प्रश्न को कंप्लीट कर लेते हैं तो जो भी आप एग्जामिनेशन देने जाएंगे वहाँ पे आपको इस वीडियो से डायरेक्ट प्रश्न जो है देखने को मिलेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी? ठीक है, तो यहाँ पर देख लेंगे 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त प्रथम। पहले हम इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी और श्रीगुप्त जो है गुप्त वंश के संस्थापक थे। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य ने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। ठीक है, तो ये भी आप फैक्ट को याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, सती प्रथा का सर्वप्रथम कालांकित स्मारक किस स्थान पर मिला है? ठीक है ना, तो देखिए भानुगुप्त के एरन अभिलेख से 510 ईस्वी को उसके सामंत गोपराज का उल्लेख मिलता है, जो हूणों के साथ युद्ध में मारा गया और उसकी पत्नी सती हो गई थी। तो सती प्रथा के प्रचलन का यह प्रथम अभिलेखीय प्रमाण है जो एरन से प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा, कुतुबुद्दीन ऐबक की 1210 ईस्वी में मृत्यु के पश्चात कौन उसका तात्कालिक उत्तराधिकारी बना? ठीक है, तो इसका जो व्याख्या है वो देख लेते हैं। सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक की जो है 1210 ईस्वी में मृत्यु के पश्चात आराम शाह तत्कालिक उत्तराधिकारी बना था, जिसका कुछ तुर्क मलिकों व अमीरों ने विरोध किया और स्वतंत्र होने की घोषणा कर दी। बलबन ने रक्त एवं लौ की नीति अपनाई थी। इल्तुतमिश ने तुर्कान ए चहलगानी यानी कि 40 अमीरों का समूह की शुरुआत की थी। ठीक है, तो इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, आराम शाह। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है दोस्तों, किसकी देखभाल का उत्तरदायित्व जो है दीवान ए खालसा के पास था? ठीक है, दीवान ए खालसा के पास में था। तो यहाँ पे आप देख लेंगे कि मुगल काल में खालसा भूमि केंद्रीय सरकार के सीधे नियंत्रण में थी और जिसका लगान सीधे राजकोष में जमा होता था। ठीक है, तो दीवान ए खालसा का उत्तरदायित्व जो है राज्य की सीधे नियंत्रण वाली भूमि से था। ठीक है, किससे था? राज्य के सीधे नियंत्रण वाली भूमि से। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अपनी किसी विजय के संस्मरण स्वरूप अकबर ने फतेहपुर सिकरी में, ठीक है, फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाजा बनवाया था, यानी किस संस्मरण में? तो यहाँ पे देखेंगे अकबर ने अपनी गुजरात विजय जो कि 1572 ईस्वी में होता है तथा 1601 ईस्वी में असीरगढ़ की विजय के बाद 1602 ईस्वी में राजधानी फतेहपुर सिकरी, ठीक है, राजधानी जो है 1602 ईस्वी में, याद रखेंगे 1602 ईस्वी में राजधानी फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाजा बनवाया था। क्लियर? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुजरात। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, शिवाजी के प्रशासन के अंतर्गत सर-ए-नौबत, ठीक है, सर-ए-नौबत क्या था? ओके, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो देखेंगे यहाँ पे यह क्या था? एक पैदल सेना का अधिकारी था। सर-ए-नौबत क्या था? पैदल सेना का अधिकारी। इस टाइप का जो प्रश्न है ना ये हमेशा पूछा जाता है, तो ध्यान रखेंगे, पैदल सेना का अधिकारी। शिवाजी की सेना के 3 महत्वपूर्ण अंग थे। पागा जो कि राजकीय घुड़सवार थे, सीलेदार ये स्वतंत्र सैनिक थे जो अपना अस्त्र शस्त्र स्वयं रखते थे, और पैदल सेना का भी शिवाजी के सैन्य व्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान था। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, यानी कि 17 नंबर प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन का चयन कीजिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। दिया गया है क्या कि जातक ग्रंथों में बुद्ध के पूर्व जन्मों की काल्पनिक कथाएं हैं। ठीक है, तो पहला कथन तो सही है, जातक में जो है बुद्ध के पूर्व जन्मों की काल्पनिक कथाएं सम्मिलित है। दूसरा है नागसेन द्वारा रचित मिलिंद पन्हो पाली भाषा का ग्रंथ है, तो ये भी सही है। ठीक है, दोनों के दोनों सही है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, चलिए यहाँ पे इसका व्याख्या को देख लेते हैं। देखिए, जातक ग्रंथों में बुद्ध के पूर्व जन्मों की काल्पनिक कथाएं हैं। जातक ग्रंथों की रचना ईसा पूर्व 1ली शताब्दी में आरंभ हो चुकी थी, जिसका स्पष्ट प्रमाण भरहुत और सांची के स्तूप की वेष्टनी पर उत्कीर्ण दृश्यों से स्पष्ट है।
जातक ग्रंथ गद्य एवं पद्य दोनों में लिखे गए हैं। नागसेन द्वारा रचित मिलिंद पंथ पाली भाषा का ग्रंथ है। इसमें यूनानी राजा मिनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन का दार्शनिक वार्तालाप है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 18वें नंबर प्रश्न की ओर। तो 18वें नंबर हमारा प्रश्न जो है दोस्तों वह है सिंधु घाटी सभ्यता में अग्नि पूजा, ठीक है ध्यान देंगे यहाँ पे, अग्नि पूजा किस स्थान पर खोजी गई अग्नि वेदिका से सिद्ध होती है। ठीक है ना, तो यहाँ पे देख लेंगे सिंधु घाटी सभ्यता में अग्नि वेदिका के साथ जो है कालीबंगा से खोजी गई, ध्यान देंगे कालीबंगा से खोजी गई अग्नि वेदिका से सिद्ध होते हैं। कालीबंगा की खोज 1553 ईस्वी में अमलानंद घोष ने की थी। ठीक है, सुरकोटदा के नगर गढ़ी और आवासीय क्षेत्र में विभाजित है। आलमगीरपुर सैंधव सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल जो उत्तर प्रदेश में हिंडन नदी के किनारे स्थित था। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कालीबंगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं हम लोग 19वें नंबर प्रश्न की ओर। 19वां नंबर हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से किस एक ने, ठीक है, किस एक ने चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मगध का राज सिंहासन प्राप्त करने की कथा दी गई थी। ठीक है, प्राप्त करने की कथा दी गई थी। यहाँ पे देखेंगे अखंड भारत के प्रथम सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मगध का राज सिंहासन प्राप्त की कथा जो है विशाख दत्त कृत मुद्रा राक्षस में दी गई है। ठीक है, बृहद कथा के लेखक क्षेमेंद्र हैं। वासवदत्ता के लेखक गुप्तकालीन प्रसिद्ध पदकार सुबंधु हैं। गाथा सप्तशती के लेखक सातवाहन शासक हाल हैं। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी मुद्रा राक्षस हो जाएगा। ठीक है, चलिए ध्यान देंगे अगले प्रश्न की ओर, यानी कि 20 नंबर हमारा प्रश्न है सुभाष चंद्र बोस को, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस को राष्ट्र नायक किसने कहा था, राष्ट्र नायक जो है किसने कहा था। तो देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है सुभाष चंद्र बोस को राष्ट्र नायक तथा गांधी जी ने बोस को देशभक्तों का देशभक्त कहा था। गांधी जी ने देशभक्तों का देशभक्त कहा था और रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है क्या कहा था, राष्ट्र नायक कहा था। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर तो ऑप्शन सी हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। और देखेंगे जवाहरलाल नेहरू ने बोस को भारतीय देशभक्ति की ज्वलंत तलवार कहा था। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस काबुल से ओरलैंडो मसाटो नामक इटालियन नाम से पासपोर्ट लेकर रूस गए थे। उन्होंने मलेशिया में आह्वान करते हुए, ठीक है, मलेशिया में आह्वान करते हुए कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ठीक है, एक चीज़ और पूछा जाता है कि नेताजी जो है सुभाष चंद्र बोस को किसने कहा था, तो वो कहा था हिटलर ने। ठीक है, याद रखेंगे हिटलर ने। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है दीवाने मुस्तकराज किससे संबंधित है। दीवाने मुस्तकराज जो है दोस्तों यह किससे संबंधित है, तो यहाँ पे देख लेंगे दिल्ली सल्तनत में अलाउद्दीन खिलजी ने दीवाने मुस्तकराज की स्थापना की थी जो भू राजस्व विभाग से संबंधित था। भूमि कर की पर्याप्त एवं पूर्ण वसूली के लिए इस विभाग का सृजन किया गया था। क्लियर, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भू राजस्व विभाग। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर, यानी 22 नंबर हमारा प्रश्न है। ध्यान देंगे निम्नलिखित में से टोडरमल की भू राजस्व व्यवस्था किससे संबंधित थी। ठीक है, भू राजस्व व्यवस्था जो है टोडरमल की वह किससे संबंधित थे, तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे अकबर के शासनकाल के 24वें वर्ष में टोडरमल ने भू राजस्व बंदोबस्त की जब्ती प्रणाली को लागू किया था। यह प्रणाली बिहार, इलाहाबाद, मालवा, अवध, आगरा, दिल्ली, लाहौर, मुल्तान में लागू थी। जब्ती से विकसित होकर 1580 ईस्वी में आईने दहसाला व्यवस्था लागू की गई, जिसे टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी जाप्ती। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 23 नंबर प्रश्न है हमारा दोस्तों सुरक्षा कपाट सिद्धांत किससे संबंधित है। सुरक्षा कपाट सिद्धांत जो है वह किससे संबंधित है। ठीक है, चलिए देखिए A.O. ह्यूम द्वारा 1885 ईस्वी में बम्बई में स्थापित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 1916 में यंग इंडिया में प्रकाशित अपने लेख में गर्मपंथी नेता लाला लाजपत राय ने सुरक्षा कपाट की संज्ञा दी थी। क्लियर, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सांप्रदायिक चुनाव प्रक्रिया कब प्रारंभ हुई। ठीक है, सांप्रदायिक चुनाव प्रक्रिया जो है कब प्रारंभ हुई, तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। 1909 के अधिनियम में पार्लियामेंटो सुधार के तहत मुसलमानों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व अथवा सांप्रदायिक निर्वाचन की व्यवस्था आरंभ की गई।
क्लियर। इन सुधारों ने भारत के भावी विभाजन के बीज बो दिए थे। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 1909 मार्लियामेंटो सुधार। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गंगा एवं यमुना नदियों का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ठीक है, गंगा एवं यमुना नदियों का सर्वप्रथम उल्लेख जो है दोस्तों कहाँ पे मिलता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन सी ऋग्वेद में। ठीक है, गंगा एवं यमुना नदियों का उल्लेख जो है सर्वप्रथम ऋग्वेद में मिलता है, परंतु ऋग्वेद में इस नदी युग्म का उल्लेख और महत्व दोनों कम थे। ठीक है, कालांतर में इन्हें प्रसिद्धि मिली है, ये भी आप याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर, यानी 26 नंबर प्रश्न है, जैन मत में जो है संधारा से तात्पर्य क्या है? ठीक है, संधारा से, तो देखिए संधारा जो है उपवास द्वारा प्राण त्यागने का एक क्या था, अनुष्ठान था। तो यहाँ पर राइट आंसर तो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए इसकी व्याख्या के देख लेते हैं। जैन मत में जो है संधारा से तात्पर्य उपवास द्वारा प्राण त्यागने का एक अनुष्ठान, इसे संलेखनापत्ति भी कहते हैं। ठीक है, ईसा पूर्व 3री सदी में सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने कर्नाटक की श्रवणबेलगोला में संलेखनापत्ति के द्वारा ही अपनी प्राण जो है त्यागी थी। तो राइट आंसर तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से प्रतीत्य समुत्पाद का सिद्धांत किससे संबंधित है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये तो हो जाएगा ऑप्शन सी बौद्ध धर्म से। किससे है? बौद्ध धर्म से। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बौद्ध धर्म के कारणता के सिद्धांत को प्रतीत्य समुत्पाद कहा जाता है। इसका उल्लेख दूसरे आर्य सत्य में है। इसमें दुख के कारण एवं दुख निरोध की चर्चा की गई है। प्रतीत्य समुत्पाद का शाब्दिक अर्थ है किसी वस्तु के होने पर किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति। ओके, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अशोक ने गया जिले में बराबर की पहाड़ी पर किसके लिए गुफाएं बनवाई थी? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन सी ऑप्शन डी आजीविकों के लिए। किसके लिए? आजीविकों के लिए। सम्राट अशोक ने पहाड़ियों की चट्टानों को काटकर गुफाओं के निर्माण की वास्तुकला के इतिहास में एक नई शैली का प्रारंभ किया था। ठीक है, गया में बराबर की पहाड़ियों में आजीवक संप्रदाय के लिए जो है करण चौपाड़ सुदामा बीज झोपड़ी नामक गुफाओं का निर्माण करवाया था। तो इसका राइट आंसर तो ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, पूर्व योजना के अनुसार मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस कब मनाया था? ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 16 अगस्त 1946 को। पृथक मुस्लिम राष्ट्र की मांग को लेकर मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को मनाया था। यह दिवस जो है भयानक सांप्रदायिक दंगों का सूचक था जिसमें बहुत से बेगुनाह लोग मारे गए थे। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन डी बदरुद्दीन तैयब जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। उन्होंने 1987 में मद्रास में हुए कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 1940 से 45 तक कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे, क्योंकि इस दौरान कांग्रेस का कोई वार्षिक अधिवेशन नहीं हुआ था। ठीक है, तो देखिए अबुल कलाम जो है दोस्तों वो सबसे ज़्यादा दिन कांग्रेस के पद पे रहे, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है सबसे युवा ये थे। ठीक है, सबसे युवा यदि कांग्रेस अध्यक्ष पूछा जाएगा तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ही थे। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, शिवाजी के मंत्रिपरिषद को क्या कहा जाता था? ठीक है, शिवाजी के जो मंत्रिपरिषद है दोस्तों उसको क्या कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अष्टप्रधान। क्या कहते थे? अष्टप्रधान कहते थे। ठीक है, शिवाजी के मंत्रिपरिषद को अष्टप्रधान कहा जाता था, जो निम्नलिखित थे, जैसे कि पेशवा प्रधानमंत्री या राजा या प्रधानमंत्री होता था, आमत या मजूमदार वित्त एवं राजस्व मंत्री होता था, वाक्यान 20 राजा के दैनिक कार्यों तथा दरबार के प्रतिदिन के कार्यों का मंत्री होता था। ठीक है, उसके बाद फिर हम बात करें शुरूनबीस। ठीक है, शुरूनबीस राजकीय पत्र व्यवहार का कार्य देखता था। सुमंत विदेश मंत्री होता था। सर-ए-नौबत सेनापति व सैन्य कार्य देखता था। पंडित राव विद्वानों और धार्मिक कार्यों से संबंधित थे, और न्यायाधीश जो थे वो राजा के बाद मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है हमारा दोस्तों ये है कि सैंधव सभ्यता का पुरातात्विक स्थल ध्यान देंगे, जो भारत की सीमा के अंतर्गत हड़प्पा संस्कृति के सबसे उत्तरी छोर को चिन्हित करता है, वह किस नदी पर स्थित है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन है चिनाब नदी पर। देख लेंगे यहाँ पे व्याख्या को। हड़प्पा सभ्यता का भारतीय सीमा में सर्वाधिक उत्तरी पूरा स्थल जो है मांडा है, जो जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के बाएं तट पर स्थित है, जबकि दक्षिणी छोर दैमाबाद है जो महाराष्ट्र के अहमदनगर में स्थित है। यह गोदावरी की सहायक प्रवरा नदी के तट पर स्थित है, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद मैं यदि बात करूँ दोस्तों तो ठीक है, फिर देखेंगे हड़प्पा संस्कृति का सबसे पश्चिमी पूरा स्थल जो है सुत्का गेंडोर है, जो पाकिस्तान के बालूचिस्तान में स्थित है, और पूर्वी पूरा स्थल उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर में है, ठीक है। भारतीय सीमा के बाहर हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक उत्तरी छोर या स्थल मुंडीगाक एवं सोर्तगई दोनों अफगानिस्तान में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। 33 नंबर प्रश्न है हमारा दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक के अंतर्गत दीवान ए कोही किस विभाग की देखभाल करता था? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन बी, कृषि की उन्नति को। क्या चीज़ को देखता था ये? कृषि की उन्नति को। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक का प्रशासन जो है जन कल्याण के लिए सदैव तत्पर रहता था। उसने राज्य की ओर से सीधी आर्थिक सहायता प्रदान कर कृषि योग्य भूमि बढ़ाने के लिए कृषि विभाग का निर्माण किया, जिसका नाम क्या था? दीवान ए कोही था, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न को, यानी 34 नंबर प्रश्न है हमारा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। गांधी जी द्वारा भारत में चलाया गया प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह कौन सा था? ठीक है, प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह कौन सा था? तो देखिए यहाँ पर इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन बी, खेड़ा किसान सत्याग्रह। क्या था? खेड़ा किसान सत्याग्रह। अब देखेंगे व्याख्या को। खेड़ा किसान सत्याग्रह 1918 में गुजरात के कुनबी पाटीदार किसान ने लगान की वसूली का विरोध किया था। वल्लभ भाई पटेल व इंदुलाल याग्निक ने किसानों को लगान न देने का आग्रह किया था। लगान न देने का पहला नारा मोहनलाल पांड्या ने दिया था। किसने दिया था? मोहनलाल पांड्या ने दिया था, ठीक है दोस्तों। 22 मार्च 1918 को गांधी जी ने खेड़ा आकर बागडोर संभाली थी। हार्डिमन ने इसे गांधी जी द्वारा चलाया गया पहला वास्तविक सत्याग्रह कहा है, ठीक है, याद रखेंगे। हार्डिमन ने इसे गांधी जी द्वारा चलाया गया पहला वास्तविक सत्याग्रह कहा है। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो गया? खेड़ा, ठीक है। पहला तो इनका चंपारण था, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, यानी 35 नंबर प्रश्न जो है हमारा दोस्तों ये है, फरवरी 1905 ईस्वी में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? ठीक है, इंडियन होम रूल सोसाइटी की। तो होम रूल सोसाइटी की स्थापना श्यामाजी कृष्ण वर्मा ने किया था, ये भी आपको याद ही होगा, ठीक है। चलिए इसके व्याख्या को देख लेते हैं थोड़ा। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने भारत के लिए स्वशासन की प्राप्ति के उद्देश्य से लंदन में फरवरी 1905 को इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी। श्यामजी कृष्ण वर्मा 1897 में लंदन में बस गए थे। उनके पास भारतीय क्रांतिकारियों का एक समूह था, जिसमें वे बीडी सावरकर, लाला हरदयाल और मदन लाल ढींगरा प्रमुख थे, ठीक है। 36 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस शासक ने आगरा नगर की स्थापना की थी? ठीक है, निम्नलिखित में से किस शासक ने आगरा नगर की स्थापना की थी? ओके, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, याद रखेंगे। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन डी, सिकंदर लोदी ने। किसने किया था? सिकंदर लोदी ने। दिल्ली सल्तनत के लोदी वंश के बहलोल लोदी के बाद 1489 ईस्वी में सिकंदर लोदी गद्दी पर बैठा। उसने 1504 में आगरा नगर की स्थापना की तथा 1506 में आगरा को राजधानी बनाया था। खिज्र खां अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र था, जिसके नाम पर अलाउद्दीन ने मेवाड़ का नाम खिजराबाद रखा था, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। किस मुगल सम्राट ने दीवान ए बाजीगर ए कुल नाम से नए पद का गठन किया था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन बी, अकबर, ठीक है। मुगल बादशाह अकबर ने शासन के 8वें वर्ष में वकील से वित्तीय अधिकार लेकर दीवान ए वजीरात ए कुल नामक नए पदाधिकारी का जो है पद गठन किया था। प्रथम बार मुजफ्फर खान को इस पद पर नियुक्त किया गया था, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 1857 की क्रांति में खान बहादुर खां की गतिविधियों का केंद्र कौन सा था? ठीक है, खान बहादुर खां के जो है क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र कहाँ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बरेली। 1857 का विद्रोह जो है 10 मई 1857 को मेरठ से प्रारंभ हुआ था। कानपुर में इसका नेतृत्व नाना साहब ने किया था। बरेली खान बहादुर खां की गतिविधियों का केंद्र था और लखनऊ में बेगम हजरत महल ने विद्रोह का नेतृत्व किया था। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं 39 नंबर प्रश्न की ओर। उत्तर वैदिक काल में
ठीक है। उत्तर वैदिक काल में समाज के विभाजन का आधार क्या था, उत्तर वैदिक काल में बोल रहा है, ठीक है, उत्तर वैदिक काल में बोल रहा है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, वर्ण व्यवस्था। क्या था, वर्ण व्यवस्था। देखिए उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था ही समाज के विभाजन का प्रमुख आधार थी। ऐत्रेय ब्राह्मण में 4 वर्णों के कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। चारों वर्णों के कर्तव्य में ब्राह्मण वर्ण का मुख्य कार्य पूजा पाठ तथा अध्ययन अध्यापन से था, जबकि क्षेत्रीय वर्ण का मुख्य कार्य शस्त्र द्वारा राज्य की रक्षा करना था, ठीक है। वैश्य का संबंध व्यापार से था, व्यापार वर्ण से, जबकि शूद्र का कार्य क्या था, उपर्युक्त तीनों वर्णों की सेवा करना, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, यानी 40 नंबर हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से जैन और बौद्ध धर्म ने किसे स्वीकार नहीं किया है, ठीक है, किसे स्वीकार नहीं किया है। तो देखिए यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये तो हो जाएगा ऑप्शन डी, अवतारवाद को। किसको नहीं स्वीकार किया है, अवतारवाद को। जैन और बौद्ध दोनों धर्मों ने वैदिक कर्मकांडों तथा वेदों की अपौरुषेयता का समान रूप से विरोध किया है, जो कि अवतारवाद का प्रमुख रूप से समर्थन करते हैं। अहिंसा तथा सदाचार पर दोनों ने बल दिया है तथा दोनों ही कर्मवाद, पुनर्जन्म तथा मोक्ष में विश्वास करते थे, ठीक है। वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति को दोनों ही धर्मों ने अपनी स्वीकारोक्ति दी है। ओके, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से अशोक महान को किसने बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी, ठीक है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन ए, उपगुप्त ने। किसने दिया था, उपगुप्त ने। सिंगली अनुश्रुतियों दीपवंश तथा महावंश के अनुसार अशोक को उसके शासन के 4थे वर्ष में निग्रोध नामक बौद्ध भिक्षु ने बौद्ध मत में दीक्षित किया। तत्पश्चात मोगलीपुत्र तीस के प्रभाव में वह पूर्ण रूपेण बौद्ध बन गया, जबकि बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का श्रेय उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु को प्रदान करता है। तो राइट आंसर तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है मेरे दोस्तों, निम्नलिखित में से गुप्तकालीन चित्रकला का उत्कृष्टतम रूप मिलता है, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पे इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा अजंता में, ठीक है। अजंता में गुप्तकालीन चित्रकला के उदाहरण आधुनिक महाराष्ट्र प्रांत के औरंगाबाद जिले में स्थित अजंता तथा मध्य प्रदेश के ग्वालियर के समीप स्थित बाघ नामक पर्वत की गुफाओं से प्राप्त होते हैं। इसमें भी, ठीक है, इसमें भी अजंता की गुफाओं के चित्र समस्त विश्व में प्रसिद्ध है। अजंता की 16वीं, 17वीं, 19वीं गुफाओं के भित्ति चित्र गुप्तकालीन है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से दहशाला पद्धति किसने लागू की थी, दहशाला पद्धति, ठीक है। तो यहाँ इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन सी, टोडरमल ने। किसने किया था, टोडरमल ने, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी ने अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की थी। तो यह किसने किया था, लाला हरदयाल ने, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को भारत के बाहर से गति प्रदान करने के लिए 1913 में लाला हरदयाल ने अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना किया। इस दौरान विभिन्न भाषाओं में अनेक लेख प्रकाशित होने के कारण इसे 1857 की क्रांति की याद में हिंदुस्तान गदर के रूप में भी जाना गया। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है, मुगल काल में मीर बख्शी किस विभाग को देखता था, ठीक है, मीर बख्शी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन बी, सेना को। मुगलकालीन प्रशासन में मीर बख्शी जो है सैन्य विभाग की देखरेख करता था। सेना की भर्ती, वेतन, सैनिक गठन आदि का रिकॉर्ड रखना एवं बादशाह के सामने प्रस्तुत करना, सेना में नवाचार, साजो सामान और सैनिकों का निरीक्षण भी समय समय पर करना इसका काम होता था मीर बख्शी का, ठीक है। चलिए 46 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को वर्मा की मांडले जेल में रखा गया था, ठीक है। तो यह किनको रखा गया था, बाल गंगाधर तिलक को, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में ब्रिटिश सरकार में बढ़ते प्रतिरोध को देखते हुए 21 जून 1908 को बाल गंगाधर तिलक को गिरफ्तार कर वर्मा के मांडले जेल में रखा, जिससे क्रांतिकारियों का मनोबल गिर जाए, परंतु ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 47 नंबर, गुप्तकालीन दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है। गुप्तकालीन दशावतार मंदिर जो है दोस्तों वो कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, कहाँ है, देवगढ़ में। कहाँ है, देवगढ़ में। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। किस क्रांतिकारी नेता की अध्यक्षता में 1920 को कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ, जिसमें असहयोग का प्रस्ताव पारित हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, ये होगा राइट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, लाला लाजपत राय,
ठीक है, लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में। लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में 1920 को कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ जिसमें असहयोग का प्रस्ताव पारित हुआ, जबकि 1920 का कांग्रेस का सामान्य वार्षिक सम्मेलन नागपुर में हुआ था जिसकी अध्यक्षता चक्रवर्ती विजय राघवाचार्य ने किया था। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, कनिष्क के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? ठीक है, कनिष्क की, तो यह क्या था? कनिष्क के समय में ही जो है चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से अकबरकालीन स्थापत्य की विशेषता नहीं है। अकबरकालीन स्थापत्य की विशेषता नहीं है, तो इसमें से उसकी विशेषता क्या नहीं है दोस्तों? लहरदार मेहराबों का प्रयोग करना अकबर की विशेषता नहीं है। ठीक है, अकबरकालीन स्थापत्य की अनेक विशेषताएं हैं परंतु लहरदार मेहराबों का प्रयोग नहीं होता था। अकबर के स्थापत्य में हिंदू मुस्लिमों शैली का समन्वय है। मकबरे के आसपास चारबाग है, जबकि लहरदार मेहराबों का प्रयोग शाहजहां के स्थापत्य की विशेषता है, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, इस प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते थे? ठीक है ना, तो सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते थे दोस्तों? ये थे अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है क्योंकि इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में सीमांत क्षेत्र उत्तरी पश्चिमी प्रांत में नेतृत्व किया था और खुदाई खिदमतगार नामक संगठन की स्थापना की थी। आज़ादी के बाद भारत सरकार ने उन्हें भारत रत्न से सम्मानित भी किया था। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, सल्तनत काल में किस शासक ने सर्वाधिक नहरों का निर्माण करवाया था? ठीक है, सर्वाधिक नहरों का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन सी, फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने अपने एक शासनकाल में फिरोज शाह तुगलक ने सिंचाई को बढ़ावा देने के लिए सर्वाधिक नहरों का निर्माण करवाया था। फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत कालीन अकबर भी कहा जाता है। सिंचाई हेतु नहर निर्माण करने वाला प्रथम सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक था, ये भी आप याद रखेंगे। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सन 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? ठीक है, कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू ने। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बीपीएससी का, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ना जाने कितने बार ये प्रश्न पूछा गया बीपीएससी के द्वारा। ठीक है, देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में हुआ था जिसमें अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का संकल्प भी जो है पारित किया था, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित मस्जिद है। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित मस्जिद इसमें कौन सा है दोस्तों? तो यह है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जमैत खाना मस्जिद। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित जमैत खाना मस्जिद लाल पत्थर से बनी थी तथा यह मस्जिद निजामुद्दीन औलिया की दरगाह के पास दिल्ली में स्थित है। यह भारत में पूर्ण रूप से मुस्लिम आदर्श पर निर्मित प्रथम मस्जिद है, ये भी आप याद रखेंगे। ऊषा मस्जिद का निर्माण मुबारक शाह खिलजी ने भरतपुर में करवाया था। ठीक है, मोठ की मस्जिद सिकंदर लोदी के काल में बनी थी, ये भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न जो है दोस्तों, यानी 55 नंबर हमारा प्रश्न है कि मौर्य सम्राट अशोक महान का कौन सा अभिलेख कर्नाटक से नहीं मिला है? ठीक है, कर्नाटक से नहीं मिला है, तो ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन ए, गुर्जरा। ठीक है, मौर्य सम्राट अशोक महान ने अपने नाम के अनेक अभिलेख उत्तीर्ण करवाए थे जिसमें से गुर्जरा अभिलेख मध्य प्रदेश में है। ठीक है, अभिलेखों का प्रचलन अशोक ने ईरानी शासक डेरियस प्रथम से प्रेरणा लेकर किया था, ये भी आप याद रखेंगे। और तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ को बौद्धों का रामायण कहा जाता है? ठीक है, बौद्धों का रामायण कहा जाता है, तो ये कौन सा है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बुद्ध चरित्र। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अश्वघोषकृत बौद्ध ग्रंथ बुद्ध चरित्र को बौद्ध धर्म का रामायण कहा जाता है। इसे अश्वघोष का कृति स्तंभ भी कहा जाता है। ठीक है, सूत पिटक को बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। विनय पिटक में बौद्ध संघ के नियम व कानूनों का उल्लेख है, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए, अंगुत्तर निकाय में 16 महाजन पदों का वर्णन है। अगला प्रश्न है, दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद। ठीक है, दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण इनमें से किस शासक ने करवाया था? यानी जामा मस्जिद जो है उसका निर्माण किसने करवाया था? बहुत ही सिंपल प्रश्न है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, शाहजहां। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, दादा भाई नौरोजी ने किस लेख के माध्यम से लोगों का ध्यान धन निष्कासन सिद्धांत की ओर किया था? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन सी, इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया। ठीक है,
दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिश संसद में अपने लेख इंग्लैंड डेव टू इंडिया अर्थात इंग्लैंड भारत से एक तरफा धन का प्रवाह कर रहा है की ओर ध्यान आकर्षित किया। अंग्रेज कच्चे माल का निर्यात कर उनसे उत्पादन निर्मित करके पुनः भारत में आयात करते थे, रेलवे की स्थापना आदि। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, अशोक के अभिलेख और ब्राह्मणी लिपि को सर्वप्रथम किसके द्वारा पढ़ा गया था? तो यह जो पढ़ा गया था दोस्तों, यह पढ़ा गया था जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। ठीक है, अशोक महान के अभिलेखों को पढ़ने में सर्वप्रथम सफलता जेम्स प्रिंसेप को 1837 ईस्वी में लगा। प्रथम बार पढ़ा गया अभिलेख दिल्ली मेरठ अभिलेख था, जिसे कालांतर में फिरोज शाह तुगलक द्वारा मेरठ से मंगवाकर दिल्ली में गाड़ा गया था। ओके, चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर, यानी 60 नंबर हमारा प्रश्न है, मकबरों की अष्टभुजाकार आकृति मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित में से किस वंश की विशेषता थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, लोधी वंश की। अकबरों की अष्टभुजाकार आकृति लोधी काल की वास्तुकला की विशेषता थी। इसका सबसे अच्छा उदाहरण सिकंदर लोधी का दिल्ली स्थित मकबरा है, जो इब्राहिम लोधी ने 1517 ईस्वी में बनवाया था। इसकी विशिष्टता इसमें दोहरे गुंबद का प्रयोग है। ओके, तो राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है यानी 61 नंबर प्रश्न है, विंध्याचल पर्वतमाला को पार करने वाला प्रथम तुर्क विजेता कौन था? ठीक है, प्रथम तुर्क विजेता कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, अलाउद्दीन खिलजी। सम्राट विस्तार का अति महत्वाकांक्षी शासक अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत के अभियान किए, जिसमें उसने 1294 ईस्वी में देवगिरी के राजा रामचंद्र के विरुद्ध सफलता प्राप्त की थी। विंध्याचल पर्वतमाला को पार करने वाला अलाउद्दीन प्रथम तुर्क शासक था। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन हुआ था, लाहौर अधिवेशन जो है कब हुआ था मुस्लिम लीग का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन है 1940 में। मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन 23 मार्च 1940 को हुआ था। इसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। ठीक है, इस अधिवेशन में पहली बार अलग मुस्लिम राष्ट्र निर्माण का प्रस्ताव पारित किया गया था, परंतु पाकिस्तान शब्द का उल्लेख नहीं किया गया था। अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन है 1940 हुआ। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, यानी 63 नंबर प्रश्न है, किस मुगलकालीन शासक की सरायों को साम्राज्य रूपी शरीर की धमनियाँ कहा गया है? ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन सी, शेरशाह। ठीक है, डॉक्टर कानूनगो ने शेरशाह सूरी द्वारा निर्मित सरायों को जो है साम्राज्य रूपी शरीर की धमनियाँ कहा है। शेरशाह ने 1700 सरायों का निर्माण कराया, जिसमें हिंदुओं व मुसलमानों के लिए अलग अलग रसोइयों की व्यवस्था की थी। ठीक है, शेरशाह ने सोनार गांव से पंजाब में अटक तक ग्रहण ट्रक रोड का निर्माण करवाया, जिसे सड़क ए आजम कहा जाता है। ठीक है, सड़क ए आजम कहा जाता था। ओके, कानूनगो ने शेरशाह को जो है धूल में खिला फूल कहा था, ये भी आप याद रखेंगे। ओके, 64 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 64 नंबर है, मोहम्मद बिन तुगलक के समय किसको चीन का राजदूत नियुक्त किया गया था? चीन का राजदूत जो है किसको नियुक्त किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इब्न बतूता को। किसको किया गया था? इब्न बतूता को। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से मुगल बादशाह बाबर कहाँ का निवासी था? बाबर जो है दोस्तों वो कहाँ का निवासी था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, फरगना का। कहाँ का था बाबर निवासी? वो था फरगना का। नेक्स्ट प्रश्न है, क्रिप्स मिशन को किसने उत्तर तिथिये, ठीक है, तिथिये चेक की संज्ञा दी थी? क्रिप्स मिशन को। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस हिंदू शाही शासक ने स्वयं द्वारा प्रज्वलित चीता में कूदकर आत्मदाह कर लिया था? ठीक है, ये कौन थे दोस्तों? तो ये थे जयपाल। कौन थे? जयपाल। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक ने ऐसे सिक्के जारी करने के आदेश दिए जिन पर हिंदू देवी की आकृति अंकित थी? ठीक है, हिंदू देवी की आकृति अंकित थी। तो ये कौन था? यह था मोहम्मद गौरी। ठीक है, मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर एक तरफ लक्ष्मी व नंदी की आकृति, दूसरी तरफ कलमा खुदा हुआ था। ठीक है, कुछ सिक्कों पर मोहम्मद बिन साम लिखा हुआ रहता था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, यानी 69 नंबर प्रश्न है, मुगल बादशाह अकबर ने किस संगीतकार को कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि प्रदान की थी? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, तानसेन को। किसको किया गया था? तानसेन को। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में से किस वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है? गायत्री मंत्र का उल्लेख जो है दोस्तों किस वेद में मिलता है, याद रखेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, ऋग्वेद में। किस में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के तृतीय मंडल में अथर्ववेद में है। ठीक है, सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के तृतीय मंडल में अथर्ववेद में है। भूमि को माता, ठीक है, भूमि को माता अथर्ववेद में कहा गया है। सोम जो है पेय पदार्थ के देवता थे, जिसका उल्लेख ऋग्वेद के 90वें मंडल में है। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बंगाल के बाहर शेष भारत में स्वदेशी आंदोलन को फैलाने में किसकी मुख्य भूमिका रही? ओके, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन सी, बाल गंगाधर तिलक को। राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गांधी जी ने किस आंदोलन के संदर्भ में कहा था कि अगर ये कार्यक्रम सफलतापूर्वक लागू हो जाए तो 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति हो जाएगी? ओके, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा असहयोग आंदोलन। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर, यानी 73 नंबर जो हमारा प्रश्न है, ध्यान देंगे। निम्नलिखित में से बौद्ध संघ में प्रवेश लेने वाली पहली महिला कौन थी? पहली महिला बौद्ध संघ में जो है प्रवेश लेने वाली पहली महिला कौन थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गौतमी प्रजापति। ओके, गौतमी प्रजापति बौद्ध संघ में प्रवेश लेने वाली पहली महिला थी। यह महाराज शुद्धोदन की पत्नी और महात्मा बुद्ध की मौसी थी। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है। निम्नलिखित में से चंद्रगुप्त के दरबार में शामिल नहीं था? तो चंद्रगुप्त के दरबार में इसमें कौन शामिल नहीं था दोस्तों? तो ये थे चरक। चरक जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में शामिल नहीं थे। ठीक है, चरक जो है कनिष्क यानी कुषाण का राजवैद्य था। कनिष्क के दरबार में वसुमित्र, अश्वघोष, नागार्जुन जैसे बौद्ध विद्वान रहते थे। नेक्स्ट प्रश्न है। मौर्य शासक बिंदुसार के समय तक्षशिला का विद्रोह दबाने के लिए निम्नलिखित में से किस शासक को भेजा गया था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अशोक को भेजा गया था। ओके, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने हूणों को पराजित किया था? ठीक है, किस गुप्त शासक ने हूणों को पराजित किया था? तो यह था स्कंदगुप्त। कौन था दोस्तों? स्कंदगुप्त। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित गुप्तकालीन पुस्तकों और उनके लेखकों को सुमेलित कीजिए। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। मेघदूत की यदि हम बात करें तो मेघदूत जो है किसका है? कालिदास का है। मुद्रा राक्षस किसका है? मुद्रा राक्षस जो है दोस्तों विशाख दत्त का है। ठीक है, हर्षचरित किनका है? हर्षचरित वाणभट्ट का है। और मृच्छकटिकम जो है शूद्रक का है। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पे इसका मिलान कर लेंगे। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है। निम्नलिखित में से चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी बेटी प्रभावती का विवाह किस शासक से किया था? ओके, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन ए, रुद्रसेन द्वितीय से। किससे किया था? रुद्रसेन द्वितीय से। नेक्स्ट प्रश्न है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ठीक है, चलिए यहाँ पर भी सुमेलित करना है, तो चलिए देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले यदि मैं बात करूँ दोस्तों यहाँ पे, तो अंकोर वाट मंदिर कहाँ है? कंबोडिया में है। ठीक है, फिर माइसन टेम्पल कहाँ है? वियतनाम में है। बूरोबुदुर बौद्ध मंदिर कहाँ है? तो ये है इंडोनेशिया में। और आनंद मंदिर कहाँ है? म्यांमार में है। ठीक है, तो इस प्रकार राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यानी 80 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसका निर्माण हुशंग शाह ने करवाया था? ठीक है, हुशंग शाह ने जो है किसका निर्माण करवाया था? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन बी, मांडू का किला का। किसका करवाया था? मांडू का किला। इसका निर्माण जो है हुशंग शाह ने करवाया था। इसकी गणना देश के सुंदर किलों में होती है। इसकी गणना जो है देश के सुंदर किलों में होती है। किले के चारों ओर बुर्जदार दीवार का निर्माण हुआ है, जिसमें मेहराबदार प्रवेश द्वार है। किले के प्रवेश द्वार में दिल्ली दरवाज़ा जो है अधिक महत्वपूर्ण है। ओके, चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर, यानी 81 है। भारत में सर्वप्रथम दोहरे गुंबद का प्रयोग किस मकबरे में हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हुमायूं के मकबरे में। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों। निम्नलिखित में से किस शासक के समय ब्राह्मणों से भी जजिया कर वसूल लिया गया था? ओके, तो यह किसके समय में हुआ था? तो ये हुआ था फिरोज शाह तुगलक के समय में। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने अपनी धार्मिक सहिष्णुता यानी ब्राह्मणों के साथ विशेष प्रावधान नहीं के तहत ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था, क्योंकि जब मुसलमानों से जकात यानी धार्मिक कर वसूला जाता था तो ब्राह्मणों से क्यों नहीं की नीति का पालन किया गया था। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, यानी 83 है।
निम्नलिखित में से कौन सा मुगल काल में पेटीकोट सरकार यानी पर्दा सरकार का काल था? ठीक है, पेटीकोट सरकार यानी कि पर्दा सरकार का काल था। तो ये काल था 1560 से 1562। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओके, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। बिल्कुल, कथन तो सही है। कारण जो है, कलिंग दक्षिण भारत को आने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। ये भी सही है। तो दोनों के दोनों कथन सही है। इसका सही स्पष्टीकरण भी है, तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, 85 बंगाल विभाजन रद्द करने तथा दिल्ली को राजधानी स्थानांतरित करने की सिफारिश किसने की थी? ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, अरुणडेल कमेटी ने। किसने किया था? अरुणडेल कमेटी ने। बंगाल विभाजन रद्द करने तथा दिल्ली राजधानी स्थानांतरित करने की सिफारिश अरुणडेल कमेटी ने की थी। यह दोनों कार्य दिल्ली दरबार वर्ष 1911 के दौरान ही किए गए थे। ठीक है, चलिए 86 नंबर प्रश्न है, गजनी का वह शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि धारण कर सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक बना? तो ये कौन हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा महमूद गजनवी। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, आईने अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? ठीक है, तो ये किसके द्वारा लिखा गया है दोस्तों? ये लिखा गया है अबुल फजल के द्वारा। अबुल फजल के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई थी? 88 नंबर प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हुआ था 17 अक्टूबर 1940 को। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देंगे, कांग्रेस ने अगस्त प्रस्ताव को अस्वीकार करके व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत जो है 17 अक्टूबर 1940 को गांधी जी के नेतृत्व में की थी। प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे, दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, व्यक्तिगत सत्याग्रह में एकमात्र जवाहरलाल नेहरू को 4 माह की सजा हुई थी। ओके, ये भी आप याद रखेंगे। मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 में ढाका में हुई थी। चलिए 89 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 89 नंबर प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। ओके, चलिए देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले यदि मैं बात करूं, दास प्रथा का अंत कब हुआ था? दास प्रथा का अंत हुआ था दोस्तों 1562 में हुआ था। तीर्थ यात्रा कर का अंत हुआ था 1563 में। जजिया कर का अंत कब हुआ था? जजिया कर का अंत 1564 में और दीन इलाही की शुरुआत 1582 में। ठीक है, तो सही यहाँ पे हो जाएगा 1, 2, 3, 4। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, सर टॉमस रो किस मुगल शासक के काल में ब्रिटेन के राजदूत के रूप में भारत आया था? सर टॉमस रो। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जहांगीर के समय में। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा वायसराय बंग भंग से संबंधित था? बंग भंग से संबंधित था। कौन सा वायसराय है जो बंग भंग से संबंधित था? तो वह था लॉर्ड कर्जन। कौन था दोस्तों? लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन बी, पाल्मस्टन। कौन थे? पाल्मस्टन थे। ओके, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड वेलेस्ली। कौन था? लॉर्ड वेलेस्ली। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत लॉर्ड वेलेस्ली ने की थी। उसके अंतर्गत देसी राज को स्वयं के खर्चे पर एक ब्रिटिश सेना एवं दरबार में ब्रिटिश रेजिमेंट रखता था और उस राज्य की विदेश नीति ब्रिटिश सरकार के अधीन हो जाएगी तथा बदले में ब्रिटिश सरकार उस राज्य की सुरक्षा की गारंटी देते थे। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। 94 नंबर प्रश्न है, स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस अधिवेशन में क्या हुआ था? तो इस अधिवेशन में जो है दोस्तों, कांग्रेस के लक्ष्य के तौर पर पूर्ण स्वराज प्राप्ति को स्वीकृत किया गया था। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से एक सूचना पट अभिलेख का साक्ष्य मिला है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों धौलावीरा से। कहाँ से मिला है? धौलावीरा से। ठीक है, देखेंगे सैंधव सप्ताह में धौलावीरा से सूचना पट के साक्ष्य मिले हैं जो सैंधव लिपि की जानकारी देते हैं। ठीक है, हड़प्पाकालीन लिपि भावचित्रात्मक थी जिसमें संभवतः 400 अक्षर थे। धौलावीरा की खोज 1990 से 91 ईस्वी में R.S. बिष्ट ने की थी। ओके, ये भी आप याद रखेंगे।
96 नंबर प्रश्न है, इल्तुतमिश के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा एक चांदी का सिक्का प्रयोग में था। ठीक है, चांदी का सिक्का जो है प्रयोग में था दोस्तों, तो यह हो जाएगा टका। क्या था? टका। इल्तुतमिश ने मुद्रा व्यवस्था में सुधार किया। वह पहला तुर्क शासक था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे। कौन? इल्तुतमिश। सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने की परंपरा भी शुरुआत की थी। ओके, इल्तुतमिश ने चांदी का टका 175 ग्रेन एवं तांबे का जीतल भी प्रारंभ करवाया था। ठीक है, 97 नंबर प्रश्न है दोस्तों, ध्यान देंगे। किस सत्याग्रह को आयोजित करने के उपलक्ष्य में वल्लभ भाई पटेल को जो है सरदार की पदवी से विभूषित किया गया था? तो यह क्या था दोस्तों? यह था बारदोली सत्याग्रह। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बारदोली गुजरात के सूरत जिले में स्थित है। 1928 ईस्वी में वहाँ लगान न देने के विरोध में आंदोलन शुरू हो गया, जिसका नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया था। ठीक है, बारदोली सत्याग्रह की सफलता पर वहाँ की महिलाओं ने सरदार की उपाधि प्रदान की थी। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, किस मुगल बादशाह के काल में हिंदू मनसबदारों की संख्या सर्वाधिक थी? ठीक है, सर्वाधिक थी, तो यह हो जाएगा औरंगजेब के समय में। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। मुगल बादशाह औरंगजेब एक कट्टरपंथी शासक था। उसने हिंदू मूर्तियों व मंदिरों को तुड़वाया, जजिया कर पुनः लगवाया आदि हिंदू विरोध कार्य किए, परंतु उसके काल में सर्वाधिक हिंदू मनसबदारों की संख्या भी थी। ठीक है, 99 नंबर प्रश्न है दोस्तों, दीनबंधु मित्र के नाटक नील दर्पण में निम्नलिखित में से किसके ऊपर अंग्रेजों के अत्याचार का जो है वर्णन किया गया है? ओके, तो यहाँ पे ध्यान देंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नील की खेती करने वालों पर। ठीक है, अंग्रेजों की शोषणकारी नीतियों का एक परिणाम नील आंदोलन भी था, इसलिए दीनबंधु मित्र ने अपने नाटक नील दर्पण में नील की खेती करने वाले किसानों की स्थिति का वर्णन किया है। तो राइट आंसर है ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों 100 नंबर प्रश्न है, सल्तनत काल में किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया था? ठीक है, सल्तनत काल में जो है किस भाषा को जो है राजभाषा का दर्जा दिया गया था? तो यह किसको दिया गया था दोस्तों? यह दिया गया था फारसी को। याद रखेंगे, दिल्ली सल्तनत की राजभाषा फारसी थी, क्योंकि विदेशी मुस्लिम आक्रांताओं की साहित्य भाषा फारसी थी। जैसे जैसे दिल्ली पर विदेशी शासकों का शासन स्थापित हुआ, वैसे वैसे फारसी भाषा का भी विकास होता गया। तो राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे थे 100 प्रश्न, और आपका इसमें कितना प्रश्न सही हुआ है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। जय हिंद।